नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बोलेगा .com के इस लेसन में हम सीखेंगे पब्लिक स्पीकिंग। इस लेसन को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है स्टेज पर जाने का डर व उसके समाधान क्या हैं। दूसरा हिस्सा है कार्यक्रम की तैयारी का तरीका क्या होगा और तीसरा हिस्सा है कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का क्या तरीका होगा। चौथा हिस्सा है महत्वपूर्ण तकनीक व जानकारी जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग को और भी ऊंचे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। अगर आपको स्टेज फोबिया या स्टेज पर जाने का डर है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में अधिकतर लोगों की यही समस्या है, लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस समस्या का बहुत ही सरल समाधान भी है। स्टेज पर जाने का डर खत्म करने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ऐसा होता क्यों है, और इसका कारण है हमारा कंफर्ट जोन। इसका अर्थ है कि दुनिया में किसी भी जीव का अचेतन दिमाग अपने शरीर को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता है, और यही सुरक्षित व आरामदायक स्थान हमारा कंफर्ट जोन होता है। मतलब वह स्थान जहां हम खुद को सबसे सुरक्षित व आरामदायक महसूस करते हैं। इसलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमने अभी तक नहीं किया है, तो हमारा दिमाग शरीर को उस नए स्थान या कार्य के बारे में खतरे का सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है, और हमें डर व नर्वसनेस महसूस होने लगती है। और हमारे लाख चाहने पर भी हमारा अवचेतन मस्तिष्क उस कार्य को ना करने या उस नए स्थान से दूर ही रहने का संकेत देता है ताकि हम सुरक्षित रहें। जहां एक और दिमाग के ये संकेत इस दुनिया में हमारे सुरक्षित व जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं संकेतों के कारण हमें हर बार नया कार्य करने में घबराहट भी होती है। चाहे आप पहली बार इंटरव्यू देने जाएं या परीक्षा देने, चाहे पहली बार कार चलाएं या भाषण दें, दिमाग की हर बार यही प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि उसी कार्य को एक बार या बार बार कर लेने के बाद हमें डर या घबराहट नहीं होती है, और उसका कारण यह होता है कि हमारे अवचेतन दिमाग में ये भरोसा हो जाता है कि यह कार्य या नया स्थान हमारे लिए हानिकारक नहीं है, और वो हमारे दिमाग को खतरे के संकेत भेजना बंद कर देता है, जिससे हम उसी कार्य को बड़ी आसानी से करने लगते हैं, जिससे शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो अगर आप स्टेज पर जाने के डर को समझ चुके हैं तो यह भी जान गए होंगे कि यह डर बार बार प्रयास करने पर ही खत्म होता है। लेकिन इस प्राकृतिक तरीके के अलावा हम आपको वो तरीके भी बताएंगे जिनसे आप पहली बार भी स्टेज पर जाते वक्त या भीड़ के सामने परफॉर्म करते वक्त कम से कम घबराहट महसूस करें। इनमें से पहला तरीका है डर को डर से ही खत्म करना। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है। तो इसी प्रकार अगर हम स्टेज पर जाने से पहले ये याद करें कि आज स्टेज पर ना जाने से मेरा कितना नुकसान होगा, तो हमारा दिमाग हमें स्वयं से ही हमारे कंफर्ट जोन से निकालकर नुकसान को याद करते हुए स्टेज पर जाने की प्रेरणा देने लगेगा। दूसरा तरीका है कि हम बिल्कुल पहले तरीके का विपरीत भी कर सकते हैं। मतलब हम अगर ये सोचें कि अगर आज मैं स्टेज पर जाता हूँ तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मैं लीडर बन जाऊँगा या मुझे अवार्ड मिलेगा। इस तरीके से भी हमारा अवचेतन दिमाग आने वाले लाभ की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगता है और सुरक्षा की भावना को भूलने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक वक्त पर किसी एक कार्य पर ही पूरा फोकस दे पाता है। इसीलिए आप ये तीसरा तरीका भी अपना सकते हैं, और ये है कि आप अपना पूरा ध्यान अगर अपने भाषण या परफॉर्मेंस पर लगाएं तो डर व घबराहट की ओर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। चौथा तरीका है दूसरों से खुद को कंपेयर करना, क्योंकि जब हम खुद को कंपटीशन में डाल देते हैं तो ध्यान जीतने पर ज़्यादा होता है, ना कि घबराहट पर।
तो अगर हम ये सोचें कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो हमारा आत्मविश्वास उस प्रतिस्पर्धा की भावना से कई गुना बढ़ जाता है और हम वो काम भी कर जाते हैं जो बिना प्रतिस्पर्धा के नहीं कर पाते। तो हमारा आत्मविश्वास उस प्रतिस्पर्धा की भावना से कई गुना बढ़ जाता है और हम वो काम भी कर जाते हैं जो बिना प्रतिस्पर्धा के नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर आपका दिमाग ये सोच के परेशान है कि सबकी नज़रें आप पर होंगी, तो ये दुखी होने वाली बात नहीं बल्कि अच्छी बात है। तभी तो आप स्टेज पर भाषण देने या परफॉर्म करने जा रहे हैं, ताकि आपका भी नाम हो, आप भी कामयाब हों, आपको भी दुनिया जाने। तो फिर डर नहीं, खुशी होनी चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता, तो वो आप आगे के अध्याय में सीख जाएंगे। और अगर आपकी अंग्रेजी कमज़ोर होने की वजह से आप नहीं बोलना चाहते, तो ज़रा पूरी दुनिया के बड़े से बड़े आदमी के बारे में सोचकर देखिए, आपको पता चलेगा कि उनमें से ज़्यादातर गलत इंग्लिश बोलते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ का मकसद भाषा को दिखाना नहीं बल्कि अपने टैलेंट को प्रदर्शित करके अपने क्षेत्र में कामयाब होना होता है। हमें कभी कभी यह लगता है कि स्टेज पर जाकर अगर हम कुछ भूल गए तो क्या होगा, तो आप निश्चिंत रहिए, किसी भी कानून में स्टेज पर भूलने के लिए सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए भाषण के मुख्य बिंदु लिखकर भी ले जा सकते हैं और ऐसा बड़े से बड़े नेता भी करते हैं। इन सभी तरीकों को आजमाने के बाद भी अगर आपको थोड़ी बहुत घबराहट होती है, तो एडवेंचर इतना हमारी लाइफ में होना भी चाहिए। इसीलिए तो हम ऊंचे ऊंचे झूलों पर पैसे देकर झूलने जाते हैं और एडवेंचर व डर का मजा लेते हैं। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप यह ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। पहले बिंदु में हमने सीखा स्टेज पर जाने से हमें डर क्यों लगता है और उनके क्या समाधान हैं। इस बिंदु में हम सीखेंगे कार्यक्रम की तैयारी या परफॉर्मेंस की तैयारी कैसे करें, उसके क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आवाज़ को प्रभावशाली कैसे बनाते हैं। ऐसा करने के लिए शारीरिक व्यायाम की तरह ही आवाज़ या गले की भी एक्सरसाइज होती है, जिनकी प्रैक्टिस करके हम सामान्य से 2 गुना प्रभाव अपने भाषण या अन्य परफॉर्मेंस पर डाल सकते हैं। आपने संगीतकारों से रियाज के बारे में तो टीवी पर सुना ही होगा। रियाज भी गायकी के लिए एक आवश्यक एक्सरसाइज ही होती है। इसी प्रकार यदि आप भाषण देना चाहते हैं तो आगे बताई गई एक्सरसाइज ज़रूर करें। सबसे पहले लंबी सांस लेकर अपने डायफ्राम से भारी आवाज़ निकालने का प्रयास करें। फिर दोबारा गहरी सांस लेकर बारीक यानी शार्प आवाज़ निकालने का प्रयास करें। इस प्रैक्टिस को स्टेज पर जाने से पहले बार बार दोहराएं। ऐसा करने से हमारी वोकल कॉर्ड यानी गले की क्षमता बढ़ जाती है और गला गर्म भी हो जाता है, जिससे स्टेज पर बोलते वक्त ऊंचे या बहुत नीचे सुर में भी हमारी आवाज़ फटती नहीं है और घबराहट में आवाज़ कांपती भी नहीं है। इसी प्रकार घर पर अपने स्पीच को साफ साफ धीरे व गहरी सांस लेकर तथा शरीर को रिलैक्स करके बोलने की प्रैक्टिस बार बार करें। ऐसा करने से गले की एक्सरसाइज तो होती ही है, साथ साथ आपका स्पीच भी अच्छी तरह याद हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। स्पीच की प्रैक्टिस करते समय यह भी ध्यान रखें कि उसे किताब की तरह एक ही सुर में ना पढ़ें। ऐसा करने से स्पीच बोरिंग हो जाता है और श्रोता अपने भाषण पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। स्पीच की तैयारी के दूसरे भाग में अब हम स्पीच लिखना सीखेंगे। सबसे पहले जिस टॉपिक पर आप बोलना चाहते हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी व रिसर्च करें। इससे आप अपने टॉपिक को लेकर फैमिलियर हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके बाद फाइनल स्पीच लिखने से पहले ये ज़रूर याद रखें कि आप सिर्फ स्टेज पर जाकर एक भाषण नहीं देने वाले हैं, बल्कि पब्लिक को महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं
और आपके भाषण पर आपको गर्व महसूस होना चाहिए। इसके बाद आईने के सामने बताई गई तकनीक को ध्यान में रखकर पूरा स्पीच बार बार बोलने का प्रयास करें और जब स्वयं संतुष्ट हो जाएं, तब अपने परिवार में या किसी मित्र को भी स्पीच सुनाएं और उससे पूछें कि आपकी स्पीच में कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से स्पीच की कमियां भी दूर हो जाएंगी और आप भी 100% संतुष्ट व कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसके बाद अपने स्पीच के स्थान, समय, परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी पहले ही प्राप्त करें और उसी के अनुसार पूरी तैयारी करें ताकि आपको पता हो कि वहाँ कब पहुँचना है और क्या लेकर जाना है, क्योंकि स्पीच बहुत अच्छा तैयार करने के बाद भी हम बहुत नर्वस हो सकते हैं अगर हम कार्यक्रम स्थल पर लेट पहुँचते हैं या अपना कोई ज़रूरी सामान लाना ही भूल गए। इसके बाद अपनी ऑडियंस यानी श्रोताओं के बारे में भी जानें और उन्हीं के हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि छोटे बच्चों के सामने अलग तरीके से बोला जाता है जबकि बड़ों के सामने अलग तरीके से। इसी प्रकार भीड़ का भी अंदाज़ा पहले ही लगा लें, क्योंकि कम भीड़ में या सिर्फ एक कमरे में आपको बिना माइक बोलना पड़ता है और ज़्यादा भीड़ में माइक पर। और माइक में बोलने की तैयारी अगर आपने नहीं की है तो आपको पहली बार बोलने में बड़ा अजीब लग सकता है और आपका फोकस स्पीच से हट सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो याद करके अपनी पीपीटी फाइल व पेन ड्राइव आदि संभाल कर रख लें और यह भी पहले ही सुनिश्चित कर लें कि स्टेज पर लगे प्रोजेक्टर या कंप्यूटर पर आपकी फाइल चलेगी या नहीं। इन सभी छोटी छोटी बातों का अगर हम स्टेज पर जाने से पहले ध्यान रखते हैं तो आधी टेंशन पहले ही खत्म हो जाती है और हमारा पूरा ध्यान अपने भाषण या परफॉर्मेंस पर होता है। पिछले 2 भाग में हमने सीखा कि स्टेज पर जाने का डर कैसे दूर करें और स्पीच की तैयारी कैसे करें। इस भाग में हम जानेंगे वो बातें जो हमें स्टेज पर ध्यान रखनी है, या ये कहें कि भाषण देने का सही तरीका व उद्देश्य क्या होता है। असल में छोटी छोटी बातें आपकी स्पीच को बहुत प्रभावशाली बना देती हैं और इंटरेस्टिंग। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कोई स्टेज पर बोल रहा है और सुनने वाले बोर हो गए हैं। ऐसा तब होता है जब बोलने वाला पब्लिक स्पीकिंग के सही तरीकों व तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता और पब्लिक को उनका भाषण ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारा स्पीच प्रभावशाली भी हो, काम का हो और श्रोता आपको गौर से सुने। यह सीखने के लिए पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पर नज़र डालते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी स्पीच में हमारे द्वारा लिखे गए शब्दों का प्रभाव श्रोताओं पर केवल 7% ही होता है, जबकि आपकी आवाज़ की टोन, बोलने का तरीका 38% प्रभाव डालता है और बाकी 55% प्रभाव आपकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। लेकिन ज़्यादातर स्पीच देने वाले केवल भाषण लिखने पर ही पूरा ध्यान देते हैं कि उन्हें बोलना क्या है, और यही कारण है कि ऐसे स्पीकर्स ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि केवल शब्दों पर ध्यान देने से ही हम श्रोताओं पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। हमें अपनी आवाज़ व शारीरिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा। पिछले चैप्टर में हम भाषण लिखने व तैयार करने के तरीके तो जान चुके हैं। अब बाकी का 93% प्रभाव जमाने के लिए आगे कुछ तकनीक व तरीके समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि स्पीच का उद्देश्य एक्टर बनकर बोलना या सिर्फ खुद को मशीन की तरह प्रस्तुत करना नहीं होता है, बल्कि श्रोताओं के साथ जुड़े रहना होता है ताकि श्रोताओं की उत्सुकता को बनाए रखते हुए उन्हें महत्वपूर्ण सूचना दे सके। ऐसा करने के लिए अपने भाषण का एक निष्कर्ष पहले ही ध्यान में रखें कि आप क्या चाहते हैं कि आपका भाषण खत्म होने तक श्रोता कैसा महसूस करें व किस निष्कर्ष पर पहुंचें। जिन भाषण का कोई मूल उद्देश्य नहीं होता है वो व्यर्थ होते हैं और व्यर्थ बातों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः
एक बार अपने भाषण का मूल उद्देश्य जानने के बाद भाषण को उस मुख्य बिंदु पर केंद्रित रखें। इसके अलावा भाषण देते वक्त अगर आप अपनी बातों पर भरोसा करते हैं तो जनता भी आपकी बातों पर भरोसा करेगी और आप वो बातें बोलते वक्त ऊर्जावान व कॉन्फिडेंट दिखेंगे। अब बात करते हैं उन तकनीक की जो प्रभावशाली लोग अपने भाषण में इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आपके स्टेज पर जाने के बाद पहले चंद सेकंड ही यह निश्चित कर देते हैं कि श्रोता आपको सुनना चाहेंगे या नहीं। इसीलिए अपनी शुरुआत को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने भाषण की शुरुआत किसी छोटी सी कहानी या आपके साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान कहानी सुनना पसंद करता है और ऐसा करने से श्रोता आपसे जुड़ जाएंगे और आपकी बातें गौर से सुनना शुरू कर देंगे। इसी वजह से कॉमेडियन भी और नेता भी अपनी बात की शुरुआत इस तरह प्रारंभ करते हैं कि जब मैं रास्ते में था तो मुझे एक आदमी मिला, और फिर वो अपनी कोई भी बात वह छोटी सी कहानी या घटना का जिक्र करते हुए करते हैं। इसके अलावा आप भाषण की शुरुआत में श्रोताओं के कोई सवाल पूछकर भी श्रोताओं के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कॉलेज में भाषण देते वक्त आप पूछ सकते हैं कि क्या मेरे अलावा कोई और भी है जो फाइनल ईयर में है। ऐसा करने से आपको श्रोताओं की सपोर्ट तो मिलती ही है, साथ ही आप उनसे जुड़ भी सकते हैं। इसके अलावा अपनी स्पीच की शुरुआत में श्रोताओं से जुड़ने के लिए उन्हें आप अपनी पहली ही लाइन में कोई बहुत ही गंभीर बात भी बता सकते हैं जो आपके स्पीच से संबंधित हो। जैसे धूम्रपान पर दिए जा रहे भाषण में आप यह बताकर शुरुआत कर सकते हैं कि दुनिया में लाखों लोग प्रतिदिन केवल धूम्रपान की वजह से ही मर रहे हैं और यह वो मुद्दा है जिसका समाधान हमारे स्वयं के हाथ में है। या फिर आप इस तरह भी शुरुआत कर सकते हैं कि जब तक मेरा ये भाषण खत्म होगा 15 लोग धूम्रपान की वजह से मर चुके होंगे। इनमें से किसी भी तरीके से आप शुरुआत करें, आपका मकसद बिल्कुल प्रारंभ में ही श्रोताओं को यह जताना होगा कि आपकी बात उनके लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें गौर से सुनना चाहिए। एक बार श्रोताओं से जुड़ जाने के बाद हम अन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो आगे बताई गई है। अगर स्पीच में तथ्यों व तर्क का प्रयोग किया जाता है तो श्रोता हमारी बात पर अधिक भरोसा करते हैं। इसीलिए अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों या रिपोर्ट का समावेश जरूर करें। स्पीच देते वक्त ज़्यादा गंभीर भाव प्रदर्शित ना करें और आवश्यकता हो तो भी अन्य स्थानों पर मुस्कुराहट के साथ भाषण दें, क्योंकि मुस्कुराता चेहरा ही हम सभी पसंद करते हैं। साथ ही आपका अपनी सांसों पर कंट्रोल भी होना चाहिए। सांस गहरी व शरीर रिलैक्स होना चाहिए ताकि भाषण के अंत तक आप बिना थके, बिना सांस टूटे आराम से सबके सामने अपनी बात रख सकें। आप बीच बीच में बिल्कुल शांत होकर भी भाषण को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। ऐसा करने से आपको तो रिलैक्स मिलता ही है, साथ साथ दर्शकों का ध्यान भी आपकी कही बात पर जाता है। स्वयं को रिलैक्स व कॉन्फिडेंट रखने के लिए स्टेज पर इधर उधर चलते हुए बोलना सीखें, जिससे आप यह भी जताते हैं कि आप इस वक्त स्टेज पर प्रभावशाली हैं। और अगर आपको पोडियम के माइक से बोलना पड़ रहा है तो आप स्टेज पर इधर उधर नहीं जा सकते। ऐसे में जहां तक हो सके कोशिश करें कि पोडियम पर अपना हाथ ना रखें और हाथों का इस्तेमाल अपनी बातों को समझाने के लिए करें। माना गया है कि अपनी हथेलियां दर्शकों को दिखाने से, हाथों को चलाने से श्रोताओं को ज़्यादा बातें समझ में आती हैं और साथ ही भरोसा भी बढ़ता है। श्रोताओं को एक्टिव रखने के लिए भी बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप उन्हें कोई कार्य दे सकते हैं। इसी वजह से जागरण आदि के समय गायक श्रोताओं को एक्टिव रखने के लिए हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाने के लिए बार बार कहते हैं। इसके अलावा माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए आप कोई चुटकुला या मजाकिया बात भी बोल सकते हैं।
खासकर जब कोई बहुत ही गंभीर मुद्दा चल रहा हो तो हल्के से मजाक पर भी दर्शक हंसने लगते हैं और पूरे माहौल में ऊर्जा भर जाती है। अंत में यह भी ध्यान रखें कि जितनी ऊर्जा के साथ भाषण प्रारंभ किया था उतनी ही ऊर्जा के साथ समाप्त भी हो, ताकि आपके भाषण को सब याद रख सकें। आपके पूरे भाषण का उद्देश्य उन्हें प्रेरणा देना, मनोरंजन करना, कोई शिक्षा देना या अपनी बात उन तक पहुंचाना ही होना चाहिए। पिछले 3 भाग में हमने सीखा स्पीच की तैयारी कैसे करें और प्रस्तुत कैसे करें। इस अध्याय में हम जानेंगे कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े नेता व उद्योगपति अपने भाषणों में करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नेता का भाषण सुने, गौर से इन ट्रिक्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा और स्वयं भी अपने भाषण को इन तरीकों की मदद से प्रभावशाली बनाइएगा। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि भाषण केवल शब्दों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि भाषण में इमोशन, इम्प्रेशन, मनोरंजन या प्रेरणा का समावेश भी बहुत जरूरी होता है। जब तक हम श्रोताओं के मन को नहीं छू लेते, तब तक भाषण एक किताब को पढ़ने के समान ही होता है। तो वो कौन से तरीके हैं जो श्रोताओं की उत्सुकता बढ़ाकर उनमें ऊर्जा भर देते हैं व इमोशनल कर देते हैं? पहला तरीका है अपने स्पीच में नारे या स्लोगन या कविता की पंक्ति शामिल करना जो आपके भाषण से संबंधित हो और श्रोताओं के मन को छूने वाली भी। जैसे, जब तक सूरज चांद रहेगा किसान तेरा नाम रहेगा। इस पंक्ति में किसानों को दिए गए भाषण में शामिल की गई एक नेता की लाइन किसानों की तारीफ करते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी प्रकार भाषण में नेता बोलते वक्त कुछ श्रोताओं की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुराते भी हैं, जिसका अर्थ ये जताना होता है कि इस भीड़ में मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ और मैं आप में से ही एक हूँ और मैं भरोसे के लायक हूँ। इसके अलावा भाषण में नेता किसी कठोर बात को जताने के लिए मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं, जिसका अर्थ ये जताना होता है कि हम सब मिलकर एक साथ इस मुसीबत या समस्या से लड़ सकते हैं और ऊपर उठ सकते हैं। इसके अलावा भाषण के बीच में अक्सर नेता बिल्कुल चुप भी हो जाते हैं, जिसका मकसद होता है श्रोताओं का ध्यान अभी अभी बोली गई लाइन पर केंद्रित करना व उस बात को गंभीरता से लेने का प्रयास करना। इसके अलावा नेता किसी बात को लेकर भावुक भी हो जाते हैं। ऐसा इंसानियत के तौर पर अपने आप भी होता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उस भावुक करने वाली बात को भाषण में शामिल भी उसी नेता ने किया, ताकि वो अपनी सॉफ्ट साइड यानी कि इंसानियत के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सके और जनता के दिल से जुड़ने के लिए ये जता सके कि मैं भी आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूँ और मैं बुरा या क्रूर नहीं हूँ। इसके अलावा भाषण में एक सांस में बोले जाने वाले 3 शब्दों या वाक्यों का प्रयोग भी प्रभावशाली भाषण बनाने के लिए किया जाता है, जैसे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान या किसान महान था, महान है, महान रहेगा। इसके अलावा भाषण को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ शब्दों की संज्ञा किसी बहुत ही बड़ी चीज से या अच्छी चीज से भी दी जाती है, जैसे मिट्टी से सोना निकालने वाले किसान भाइयों को शत शत नमन करता हूँ। इसका अर्थ मिट्टी से असल में सोना निकालना नहीं है, ये हम जानते हैं, लेकिन नेता किसान को अधिक सम्मान देने के लिए अनाज की तुलना सोने से करता है। इसके साथ ही तुलनात्मक वाक्यों का प्रयोग करके भी भाषण को प्रभावशाली बनाया जाता है, जैसे ये देश सिर्फ अमीरों का नहीं है बल्कि गरीबों का भी है, या अपने देश को स्वच्छ रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि हर देशवासी का कर्तव्य है। इसके अलावा भाषण में भावुकता भरी व्यक्तिगत बातों का समावेश भी किया जाता है, जैसे दोस्तों, मैंने इस देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी और अब मैं मरते दम तक इसी प्रकार इस देश की सेवा करता रहूँगा।
ऐसे वाक्यों का प्रयोग करके भाषण देने वाला अपने मुद्दे के प्रति अपनी लगन व जिम्मेदारी का एहसास श्रोताओं को करवाता है कि मैं जिस बात पर भाषण दे रहा हूँ उसके लिए स्वयं कितना गंभीर व जिम्मेदार हूँ या प्रयासरत हूँ। तो अब हम लगभग भाषण की उन सभी तकनीकों के बारे में जान चुके हैं जो बड़े से बड़े लीडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा आग्रह है कि आप इस विषय में निपुण होने के लिए लगातार आगे प्रयास करते रहें और बताए गए तरीकों का स्वयं भी इस्तेमाल करें ताकि आप भी एक बेहतर प्रवक्ता बन सकें। तो अगले लेसन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।